बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 है एफएससी पार्ट 2 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और इसके कुछ यूजेस और सोर्सेज को भी यहाँ भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है, एक कंडक्टर है और ये इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, यानी चार्ज कैरियर्स हैं और ये चार्ज कैरियर्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चार्ज कैरियर यानी चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले चार्जेस के फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। If a net charge delta Q passes through a cross-sectional area of the wire in time delta t, then electric current passing through that conductor is given by, इसको हम mathematically represent करेंगे delta Q over delta t, rate of flow of charge। इस तरह से ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसका एसआई यूनिट हमारे पास एम्पेयर है। तो एम्पेयर जो कि साइंटिस्ट का नेम है और यहाँ पे एज अ यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ए स्मॉल है। जब आप इसको सिंबल लिखते हैं तो ए कैपिटल लिखेंगे। और एक एम्पेयर करंट कितना होगा? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में गुजरने वाला जो चार्ज है उसको हम, अगर एक कूलम है तो उसको हम 1 एम्पेयर करंट कहेंगे। इफ 1 कूलम चार्ज passes perpendicular through a cross-sectional area of a conductor in 1 second, then current passing through that conductor is 1 ampere। यानी 1 एम्पेयर करंट तब होगा जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास होगा और ऐसा यूनिट जो एम्पेयर है और इस तरह से ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो करंट के केस में चार्ज कैरियर्स किस मटेरियल में किस तरह के होते हैं? तो हमारे पास 3 तरह के कंडक्टर्स होते हैं। एक मेटेलिक कंडक्टर्स जिनमें से करंट गुजरता है, इस तरह से लिक्विड्स यानी इलेक्ट्रोलाइट और इस तरह से गैसेस। तो सबसे पहले हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है, इसमें ये ब्लू कलर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, जबकि ये ब्लैक डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। और अगर इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए या फिर किसी सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो ये चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में करंट के फ्लो के जो जिम्मेदार हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें आयरन है, कॉपर है, इस तरह से और भी बहुत सी मेटल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें करंट के फ्लो का बायस बनते हैं। इस तरह से लिक्विड्स की बात करें जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये ब्लू हिस्सा पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव ये ग्रीन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आयंस हैं और जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे या किसी करंट इसमें से गुजारेंगे तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए करंट का फ्लो का बायस बनेंगे। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसका एक यूज है। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है।
अब हम चलते हैं गैसेस की तरफ। तो गैसेस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एटम से ही निकले। तो जब इसको भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए किसी प्लाज्मा को, तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इस एग्जांपल में सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में सूरज है, जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मिक स्टेट में मौजूद है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले हम अर्ली साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, साइंटिस्ट का करंट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है तो इसको अगर हम किसी सोर्स से कनेक्ट करें तो पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। यानी ये अर्ली साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और इस करंट को हम आज कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये कंसेप्ट चेंज हो गया और वो नया कंसेप्ट ये है, जो कि रियलिटी है, कि अगर हम एक कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। यानी करंट इन मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो प्रीवियस कंसेप्ट था इसमें ये था कि पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर मूव करते हैं, जो कि रॉन्ग था। जबकि आज का कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और इस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। लेकिन चूंकि करंट अपने एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से पहचाना जाता है, इसलिए चाहे कन्वेंशनल करंट हो या इलेक्ट्रॉनिक करंट, दोनों करंट अगर कंसीडर करें तो हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स इस करंट के लिए सेम होंगे। इसलिए आज भी हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी इस्तेमाल करें अपने कॉन्सेप्ट्स में तो इससे रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कन्वेंशनल करंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट करंट इन व्हिच पासेस फ्रॉम वन पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल इफ एज इफ इट इज रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इक्विवेलेंट का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर मूव कर रहे हैं अगर उतने ही नेगेटिव चार्जेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों की वजह से एक्सटर्नल इफेक्ट सेम होंगे। हीटर सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, फैन सेम स्पीड से रनिंग का स्टेट में आएगा और इस तरह से बाकी इफेक्ट्स भी इसके सेम होंगे। इसलिए आज भी हम कन्वेंशनल करंट ही यूज करते हैं। और ये भी एक्सटर्नल इफेक्ट है कि पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट इन ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट्स टू अ नेगेटिव चार्ज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी मैं बता चुका हूँ, जितना पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम होंगे। और एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या हैं? एक है हीटिंग इफेक्ट, दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरे नंबर पे केमिकल इफेक्ट। ये तीन इफेक्ट्स हैं करंट के, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें ये एटम्स हैं और इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस कंडक्टर का। इस कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में हैं और ये बेतरतीब अंदाज में हरकत करते हुए पूरे कंडक्टर में मूव करते हैं।
जितने इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं राइट से लेफ्ट मूव करेंगे इन टाइम टी, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस के गुजरने का जो रेट है वो जीरो है, इसलिए इस कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं होगा। जब कोई भी पीस ऑफ मेटल किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं और पूरे पूरे कंडक्टर में हरकत करते हैं, लेकिन चूंकि नेट फ्लो जीरो होता है किसी भी एरिया से, इसलिए करंट जीरो होता है। और इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड एट रूम टेम्परेचर सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड तक हो सकती है। इस तरह से अगर हम इसी पीस ऑफ मेटल को किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये इस कनेक्टर के एक सिरे पे एक एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और दूसरे एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर फोर्स लगेगी, और आप जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में लिखा है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे चार्जेस जब एक्सेलरेट करने लगेंगे तो आगे इनके एटम्स मौजूद हैं जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकराएंगे जिसकी वजह से इनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और ये स्लोली ड्रिफ्ट करते हुए आस्था से मूव करते हुए नेगेटिव पोटेंशियल से यानी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। और इनकी जो वेलोसिटी है इनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इनका ऑलमोस्ट जीरो होगा। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। तो आप ह्यूज डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे कि जब एक कंडक्टर किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं था तो इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब उसी पीस ऑफ मेटल को हम किसी सोर्स से कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्लोली मूव करते हैं यानी जस्ट 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ये स्पीड वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन सेवरल पैरामीटर, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन ऑन एवरेज ये स्पीड 1 मिलीमीटर पर सेकंड तक होती है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की। करंट हम किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तुम्हारे पास करंट के सोर्सेज जानने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। फर्स्ट करें, हमारे पास दो पीस ऑफ मेटल रॉड्स हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल पे, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। और ये हाई पोटेंशियल, नेगेटिव सा लो पोटेंशियल, इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर दें तो पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, सेम वे नेगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो ये जो करंट है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको हम कन्वेंशनल करंट कह रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों कंडक्टर के ऊपर सिमिलर चार्ज नहीं आ जाता, यानी दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। जैसे ही दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, बोथ कंडक्टर्स आर एट सेम पोटेंशियल, इसलिए करंट जीरो हो गया। तो हमारे पास चार तरह के सोर्सेज हैं करंट के लिए। एक है सेल, और अगर सेल्स की तादाद ज्यादा हो यानी सीरीज में हम इनको कनेक्ट कर दें तो इसको हम बैटरी कहते हैं। बैटरी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, और सेल्स भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल नॉट ये रिचार्जेबल नहीं होते, ये एक बार यूज कर लें तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, जबकि सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल होते हैं, आप इनको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल की बैटरी है या किसी टॉर्च की बैटरी है।
बैटरीज में जो मैं भी बता चुका हूँ सेल से ही बनती है। और एक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो कि तकरीबन हर जगह पे आप देखते हैं, और इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक सेल एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स हो गया, और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तीसरे नंबर पे थर्मोकपल्स। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तीसरा सोर्स है, यानी हीट सेंसर भी आप इनको कह सकते हैं। और नंबर 4 है सोलर सेल्स। और जब एक से ज़्यादा सोलर सेल्स को हम सीरीज में या पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास सोलर पैनल बनता है, और ये सोलर पैनल सन लाइट को, यानी किसी किस्म लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये चार तरह के हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट थे, एक सेल, दूसरा इलेक्ट्रिक जनरेटर, तीसरा थर्मोकपल्स, और चौथे नंबर पे सोलर सेल्स। हम डेली लाइफ में इन चारों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट जब भी किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो कौन कौन से इफेक्ट्स क्रिएट करता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में सिमिलरिटी ये है कि इनके एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम है। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। तीन तरह के इफेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है हीटिंग इफेक्ट, दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरे नंबर पे केमिकल इफेक्ट। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। When current flows through a wire, electron collide with the atoms and transfer some of their kinetic energy. Hence, amplitude of atom increases, so temperature also increases. तो आम सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गुजरते हैं तो वो एटम से टकराते हैं, और कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी इन एटम्स को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और किसी भी एटम मटेरियल के जो एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, यही उसके टेम्परेचर में को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि इसका पहला इफेक्ट है। और ये हीट जॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली होती है। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा हीट होगी, क्योंकि उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से इनकी मूव करेंगे, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ये ज्यादा एनर्जी एटम्स को ट्रांसफर करेंगे। और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, चार्जेस इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएंगे। और टाइम ऑफ पासेज ऑफ करंट, तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतने ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराएंगे। यही वजह कि जो हैवी अप्लायंसेस होती हैं, अगर ज्यादा देर के लिए ऑन रखी जाए तो उनके स्विचेस मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं या सिर्फ हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह करंट का हीटिंग इफेक्ट ही है। और हम अपनी डेली लाइफ में जो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक हीटर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर्स के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, ये तमाम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करती है, और इसकी स्ट्रेंथ उस कंडक्टर से गुजरने वाले करंट और उससे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो करंट इज अनदर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इज अनदर इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर आप किसी वायर से करंट गुजारते हैं उसमें हीट होगी, और साथ साथ अगर उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा। और करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर हो या फैन है, इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं।
इस तरह से जो तीसरा इफेक्ट है वो है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट में ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें दो ये रॉड्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। और लेट्स सपोज ये स्ट्रिप्स कॉपर की हैं, इनको हम कहेंगे, जो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी की, इसको हम कैथोड कहेंगे, और जो स्ट्रिप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसको हम कैथोड कहेंगे। और दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एनोड एंड कैथोड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। और ये जो लिक्विड है जिसमें से करंट गुजरेगा इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये पूरा अपरेटस जिस बर्तन में मौजूद है, जिस वेसल में, इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। लेट ये आयंस हैं, येलो कलर में कॉपर आयंस हैं और ब्लैक कलर में सल्फेट आयंस, यानी इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइट में जो सोल्यूशन यूज़ किया जाता है उसी के ही इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। तो ये टेक्निक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, कॉपर के आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जबकि सल्फेट आयंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो कॉपर सल्फेट इसके अंदर डिल्यूट हुआ कॉपर में और सल्फेट में। एनोड कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा था, कॉपर आयन जब कैथोड पे जाएंगे तो वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे। इस तरह से एनोड सल्फेट आयन जब एनोड पे आएंगे तो यहाँ से कॉपर एटम को पिक करके दोबारा से कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये दोबारा से कॉपर आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की अमाउंट कंसंट्रेशन सेम रहेगी और यहाँ से इस एनोड से कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा और आके उतर रहा होगा, खत्म हो रहा होगा और यहाँ पे कैथोड के ऊपर आके ये डिपॉजिट होता जाएगा। ये टेक्निक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होती है, जिसमें एक लो कॉस्ट मेटल के ऊपर एक हाई कॉस्ट मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है।